Welcome, friends. My name is Avinash Korakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, as all of us are aware, we introduce to you emerging companies in these episodes, and we take an opportunity to talk to the promoters, the top managements of such companies, and all this helps us to get very good information from the top management and promoters, so that all of us can understand these companies in a much better manner. And friends, today we've got another interesting company which is going to hit the capital market. The company's name is ATC Energy System Limited. And we have the privilege of having the chairman and managing director of the company, Mr. Sandeep Bajoria. Sandeep ji, welcome to the show. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो संदीप जी, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, हमको आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझाइए सर। हम एक्चुअली कौन से प्रोडक्ट में काम करते हैं और इस प्रोडक्ट में हमारी मार्केट में क्या पोजीशनिंग है डोमेस्टिक मार्केट में, और सर ये कंपनी आपने कैसे शुरू की? क्या ये फर्स्ट जनरेशन कंपनी है या आपके फादर के टाइम पे थी और आपने उसको आगे लेके गए? तो सर इसके बारे में, जर्नी के बारे में कुछ बताइए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड यू बेटर। सर डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन कंपनी है, बट फादर का योगदान था। बहुत पहले उन्होंने हमारी ट्रेडिंग फर्म में पैसे लगाए थे और वही ट्रेडिंग फर्म लेटर ऑन डिफरेंट वर्टिकल में काम करते करते 2008 से हमने लिथियम बैटरी का काम करना शुरू किया। और 2008 में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में लिथियम बैटरी के बारे में शायद ही किसी को, कुछ ही लोगों को पता था जो यूज कर रहे हैं। हमने 2008 से कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट है, उस सेगमेंट के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए हमने चाइना से इंपोर्ट करना शुरू किया। तो 100% हम फिनिश बैटरी चाइना से इंपोर्ट करते थे। सारे जो भी कंप्लायंसेस 2008 से लेकर 2020, जब हमने एटीसी एनर्जी सिस्टम की फाउंडेशन रखी एज अ कोर लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तब तक हमने सारे कंप्लायंसेस को कंप्लाई करते हुए नॉन स्टॉप 12 से 13 साल तक हमने चाइना से इंपोर्ट किया है और डिफरेंट वर्टिकल, डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट इंडस्ट्री को हमने सर्व किया है एज अ इंपोर्टर कम ट्रेडर। और 2016 आते आते हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिथियम बैटरी को प्रोसेस करना शुरू किया था, लाइक प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ असेंबलीज। और उसके बाद 2020 के लॉकडाउन में हमें काफी चैलेंजेस आए, जब कस्टम के चैलेंजेस थे। हमारी भारत सरकार ने भी कई चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाई थी कोविड में। तो ये समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि अगर आगे इस चीज को यहाँ नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको इंपोर्ट में पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन आएंगे। और वो रिस्ट्रिक्शन अभी हाल फिलहाल में पोस्ट कोविड कोई ना कोई सेगमेंट में देखने मिल रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बेयर पीसीबी इंपोर्ट करते थे हम कुछ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ बनाने के लिए, तो बेयर पीसीबी पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। हमने अपनी फैक्ट्री के लिए लेजर वेल्डिंग मशीन इंपोर्ट किए थे, तो पिछले साल लेजर वेल्डिंग के ऊपर किसी भी तरह की लेजर मशीन के ऊपर हायर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी या एंटी डंपिंग लगा दी, जो कि अप टू 300% तक चली गई। ये सारी चीजें जो हमारे पास हमारे साथ हुई, तो वो जो 2020 का एक था कि हमको कहीं दिक्कत आएगी, तो 2020 एंड में हमने, हमारी 2 यूनिट है इस वक्त, एक वसई मुंबई और दूसरी यूनिट हमारी है नोएडा में। तो 2020 आते आते हमने, एंडिंग आते आते यहाँ पे वसई में पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। वो सारा सेगमेंट जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, वो हमने इमीडिएट बेसिस पे रिप्लिका किया इंडिया में, बिकॉज हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर था, एग्जिस्टिंग मार्केट था। तो हमने सिर्फ रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया और यहाँ पे बनाना शुरू किया। उसके बाद हमने जुलाई 2021 में नोएडा की फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू किया। अप्रैल मई जून हमने नोएडा की फैक्ट्री को हमने लिया, उसमें जो इंस्टॉलेशन करने थे वो करके हमने नोएडा की फैक्ट्री बनाई। दोनों फैक्ट्री हमारी रिप्लिका है एक दूसरे की, बट डिफरेंस इतना है कि मुंबई के पास का जो सेगमेंट है या जो एरिया है, वहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ, लाइक ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सारी चीजें जो है वो आपकी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू एनसीआर। तो हमने मुंबई के अंदर हमने पर्टिकुलर छोटे सेगमेंट की बैटरी बनानी शुरू की। दो, हम मुंबई में हर तरह की बैटरी बना सकते हैं, बट यहाँ की बनाने की कॉस्ट ज्यादा है। और नोएडा में हमने हर तरह की बैटरी, इंक्लूडिंग जो मुंबई बनाते हैं, उसको लेकर अप टू हम वहां पे इस वक्त करीब 700 किलो वाट तक का ईएसएस हम वहां पे अपनी फैक्ट्री में आसानी से बना सकते हैं, जिसके अंदर हम आज टॉय से लेकर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक हर तरह की हम बैटरी बना रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट संदीप जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। मेरे को बताइए, अभी आपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी-सी जानकारी हमको दी कि अलग-अलग बैटरीज़ आप बनाते हैं। इफ यू कैन स्पेसिफाई संदीप जी कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स यानी बैटरीज़ में आप कौन-कौन से रेंज के बैटरीज़ बनाते हैं? छोटे बैटरीज़, बड़े बैटरीज़? और सबसे बड़ी बात सर, 2 यूनिट्स आपके पास है, वसई और नोएडा। तो सर हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और करंटली हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन कितनी होगी? एक अप्रॉक्सिमेट फिगर अगर आप। फिर हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 700 to 800 किलोवाट पर डे का है। पर डे वी कंसीडर एज अ 8 आवर प्लस 1 आवर रिक्रिएशन।
सो हम लोग 8:30 से 9 घंटे हमारी फैक्ट्री में काम कराते हैं, उससे ज्यादा हम काम नहीं कराते हैं एज पर जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन है। उसके अलावा यूटिलाइजेशन के ऊपर मैं आपके पास इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा। उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट रेंज बता देता हूँ। टॉयज से लेकर जैसे स्टार्ट करते हैं हम, टॉय हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, वेइंग मशीन है, रोबोटिक्स है, ड्रोन में भी अलग अलग सेगमेंट के ड्रोन होते हैं। आपके ऑटो गाइडेड व्हीकल है, क्लीनिंग इक्विपमेंट है, आपके आप मेडिकल इक्विपमेंट ले लीजिए, हर तरह के मेडिकल इक्विपमेंट, बाइसिकल हो गए, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, आपके ई कार्ट हो गए, आपके कैमरा सिस्टम हो गए, आपके सोलर ऑपरेटेड कैमरा सिस्टम है, इंडस्ट्रियल यूज में आ जाते हैं, यूपीएस इन्वर्टर हो गए आपके। आप नाम लीजिए, एक्सेप्ट एंड मोबाइल। मोबाइल की बैटरी हम नहीं बना रहे हैं। मोबाइल के अलावा हर सेगमेंट की, स्मार्ट मीटरिंग की बैटरी हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर में हम बैटरी दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम बैटरी दे रहे हैं। हमारा काम इस वक्त प्योरली बी टू बी सेगमेंट में है। बिकॉज बी टू बी सेगमेंट में इसलिए हमारा काम है कि लिथियम बैटरी में आप वोल्टेज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। और हमारा इंडियन सिस्टम जो है, या इंडियन नहीं, पूरी दुनिया ही आज तक लीड एसिड के वोल्टेज सिस्टम पे काम कर रही है। तो लीड एसिड का वोल्टेज सिस्टम पर्टिकुलर एक वोल्टेज पे फिक्स है। उसी हिसाब से सारी इंजीनियरिंग बनी हुई है। अब धीरे-धीरे उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको कन्वर्शन में बहुत समय लगेगा। तो उस वजह से हमारे पास में सारा जो बिज़नेस है, जो भी हमारे पास काम आता है, वो बी टू बी सेगमेंट से जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, उन्हीं का ही काम आता है। अब रही इंस्टॉल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो, तो हम लोगों ने ये सारे सेगमेंट पे काम किया है, कर रहे हैं। इस वक़्त हम लोगों ने अपने आप को व्हीकल सेगमेंट से दूर रख रखा है। व्हीकल सेगमेंट से दूर रखने का रीजन ये है कि व्हीकल सेगमेंट बहुत लो मार्जिन वाला काम है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। मुंबई जैसे शहर जहां मैं रहता हूँ, उसके अलावा आप किसी भी छोटे शहर में चले जाइए, वहां पे आप देखिए ई रिक्शा कितना एक एक प्रिफरेबल मोड ऑफ आपका साधन है। वहां पे अगर आप बैटरी का वॉल्यूम देखेंगे, मुझे बंगाल का फिगर पता है, बंगाल में इस वक्त करीब करीब 40 से 50 लाख ई रिक्शा चल रहे हैं। जो हमारे पास एक कस्टमर है बंगाल के, वो कस्टमर खुद हर महीने इस वक्त 5,000 ई रिक्शा बेच रहे हैं पर मंथ। और उनकी बैटरी की जो कंजम्पशन है, वो 5,000 रिक्शा के हिसाब से 5,000 कंजम्पशन हो गई सीधे सीधे, और जो उन्होंने बेचा हुआ है उसका रिप्लेसमेंट और आ रहा है। तो उस सेगमेंट में हम काम नहीं करने का बस ये रीजन है कि इतने बड़े वॉल्यूम करने के बाद आपके पास मार्जिन नहीं है, बिल्कुल। और आपके पास लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्लस कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, और वारंटी पीरियड बहुत ज्यादा लोग मांगते हैं, तो वो वारंटी पीरियड मार्जिन नहीं है। तो उस वजह से हमने उस सेगमेंट से अपने आप को अलग रख रखा है। जिस दिन उस सेगमेंट में आएंगे, हमारी कैपेसिटी अगर हम 2 शिफ्ट में भी चलाएंगे, तो हमारा काम कम, हमारी फैसिलिटी कम पड़ जाएगी, हमें और एडिशनल फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। बट उसमें अभी हम लोग फिलहाल वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि फिलहाल वेट करेंगे, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं। संदीप जी, काफी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। अभी मेरे को एक बात बताइए, आपने बराबर बोला कि आप ऑटो सेक्टर को ज्यादातर केटर नहीं करते क्योंकि इट इज अ वॉल्यूम मार्केट, मार्जिन थोड़े कम होते हैं। आप एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। तो मुझे बताइए कि जो अपना सेगमेंट है, हमारा जो सेगमेंट है, जहाँ पे आपने बोला टॉयज है, सोलर है, एनर्जी इक्विपमेंट है, तो सर हमारा जो मार्केट है वो आपको कैसे लग रहा है अगले 3 4 5 साल के लिए? व्हाट इज द आउटलुक? क्योंकि आप लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हो, आपने काफी अच्छा एक्सपोजर इस इंडस्ट्री में एंजॉय किया है। तो इफ यू कैन टेल अस सर, ये सेगमेंट में जहाँ पे हम काम करते हैं, एटीसी काम करता है, वो कितना प्रॉमिसिंग है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, और इस अपॉर्चुनिटी को आगे एटीसी कैसे कैपिटलाइज करेगी? इफ यू कैन गिव अस अ ब्रॉड आइडिया हाउ वी कैन कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोथ इन द सेगमेंट इन विच वी ऑपरेट। सर एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो लीड एसिड का जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात करूंगा जिसका डेटा अवेलेबल है, वही मार्केट इस वक्त $5 से 6 बिलियन का है हिंदुस्तान में। 80 से 90% लीड एसिड बैटरी चाइना से इंपोर्ट होती है। नए लाइसेंस लीड एसिड के नहीं मिल रहे हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी कंपनी का कलेक्टर चेंज हुआ साउथ में, और उस कलेक्टर ने उनका लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, इसलिए कि वहां के पानी में लीड के कंटेंट बहुत ज्यादा मिले। तो वो ज्यादा मिलने की वजह से वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उनका लाइसेंस वहां का कैंसिल कर दिया। तो जो कंपनी का लाइसेंस जो चल रहा है वो चल रहा है, बाकी अनऑथराइज जरूर लीड एसिड का बैटरी बन रहा है। हमारे वसई वसई में कम से कम 50-60 मैन्युफैक्चर हैं जो लीड एसिड बैटरी में काम करते हैं। तो ये सिर्फ वसई की हालत है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाएंगे, तो वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है जिसके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इंपोर्ट का आता है, उसकी कोई रियल टाइम डेटा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो उस मार्केट को अगर आप अगर जोड़ते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान का मार्केट 2-3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट है सालाना। और ये लीड एसिड की जो लाइफ है, वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की लाइफ है, उससे ज्यादा लीड एसिड की लाइफ भी नहीं है। तो वो हर साल का रोटेशन है। अब आप लिथियम में आ जाइए, लिथियम में अगर आप इस वक्त
लिस्टेड कंपनी में देखेंगे पीयर सेगमेंट में, तो पीयर सेगमेंट में एक दो कंपनी आई है, हम लोग शायद थर्ड या फोर्थ रहेंगे जो लिथियम में, प्योरली लिथियम में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कंपनी काम कर रही है जो पहले से लीड एसिड कर रही थी, वो लिथियम में कई टाइम्स वो एंटर्ड है, पिछले 5 6 7 साल से एंटर्ड है। तो आप अगर वॉल्यूम को देखते हैं तो लीड एसिड को अगर जब आप धीरे धीरे रिप्लेसमेंट में आएंगे, तो वो रिप्लेसमेंट का स्कोप इतना बड़ा है कि लीड एसिड में जितना बड़ा मार्केट है उतना ही बड़ा मार्केट लिथियम के लिए है। बट उसका वक्त लग रहा है, वक्त लगेगा, ओवर द नाइट कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप अगर हमें देखते हैं कि अगर हम व्हीकल में नहीं कर रहे हैं तो हम स्टेशनरी सेगमेंट में कर रहे हैं। स्टेशनरी सेगमेंट में अभी तक हमने सिर्फ बहुत छोटे सेगमेंट को हमने कैटर किया है। तो वो सेगमेंट के अंदर आज हमें कुछ भी अगर काम करना है, मैं उसको आपको डिफाइन ऐसे कर सकता हूँ कि इस वक्त हम टॉय में दे रहे हैं, वेट मशीन में दे रहे हैं, कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर स्प्रे पंप। एग्रीकल्चर स्प्रे पंप जो कि सीजनल स्प्रे पंप है, उसके अंदर लीड एसिड की बैटरी लगती है। छोटी सी बैटरी है, 1000 1200 रुपए की बैटरी है। अगर आज के दिन में मैं उसको कंपेयर करूं लिथियम के साथ, तो 2 साल पहले का लिथियम का मार्केट बहुत अलग था। प्राइसिंग गैप लिथियम वर्सेस लीड बहुत ज्यादा थे। आज ऑलमोस्ट एट पार चल रहे हैं। लाइफ कंपैरिजन करें तो लीड के कंपैरिजन में लिथियम की लाइफ, अगर आप ठीक ठीक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के दो तो करीब 5 से 6 गुना ज्यादा लाइफ है लीड के कंपैरिजन में। प्राइस एट पार आ चुके हैं। तो सिर्फ एग्रीकल्चर बैटरी का अगर मैं मार्केट देखूं पंप में, तो हम किसी को जानते हैं जो एग्रीकल्चर की बैटरी, एग्रीकल्चर स्प्रे पंप की बैटरी मंगाते हैं, इस वक्त साल के करीब वो 3 से 3.5 करोड़ बैटरी मंगा के बेच रहे हैं, डिफरेंट साइजेस की। और उनकी छोटी से छोटी जो बैटरी की जो कॉस्ट है वो करीब बैठती है 500 साढ़े 500 रुपए। तो आप मार्केट देखिए, अगर आप 3 करोड़ बैटरी मंगा रहे हैं और उसकी साइज देखिए कितना है, जिसमें उनके पास 500 की भी बैटरी है, 700 की भी है, 15 रुपए की बैटरी है, तो करीब करीब उनका अकेले का इंपोर्ट ही सिर्फ चाइना से 250 पौने 300 करोड़ का टोटल इंपोर्ट है। तो हम लोग इसको डाउन द लाइन ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं, ये नहीं, हाँ जिस दिन चेंज होगा उस दिन ये हो जाएगा अचानक से आपके बैलेंस शीट चेंज होंगे। आज हमारी बैलेंस शीट एक्स पे है, तो वो मल्टीपल एक्स पे बैठेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो उस वक्त आपके पास अगर कैपेसिटी होगी तो आप मल्टीपल एक्स में बैठोगे, कैपेसिटी नहीं होगी तो आप डबल कर सकते हो या 3 गुना कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल, मैं समझ गया। संदीप जी, अभी मैं आपका प्रोस्पेक्टस देख रहा था, उसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने देखा। मेरे को बताइए कि सर, काफ़ी ज़्यादा सेल्स हमारी मिनी बैटरी से आती है। तो मुझे आपसे पूछना है कि ये मिनी बैटरीज़ हम लोग ज़्यादातर, जैसे आपने सेक्टर बोला, टॉयज़ हो गया, सोलर हो गया, वेइंग इक्विपमेंट हो गया, तो यहाँ पे ही इस्तेमाल होता है या और कोई सेक्टर होता है? मिनी बैटरीज़ यानी ये कितनी छोटी बैटरीज़ होती है? अगर आप थोड़ा-सा हमको एक्सप्लेन करें। और उसके बाद मेरे को बताइए कि सर, बेसिकली हमारी कंपनी का जो बिज़नेस है, वो क्या ऑर्डर बुक ड्रिवन है? कि कस्टमर जितना ऑर्डर देता है उतना ही प्रोडक्शन होता है, या आप थोड़ा-सा इन एडवांस एंटीसिपेशन डिमांड देख के आप पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते हो? हमारा बिज़नेस, इज़ इट ऑर्डर बुक ड्रिवन? दैट इज़ व्हाट आई वांट टू नो। सर 100% लिथियम का बिजनेस जो है वो ऑर्डर के अगेंस्ट में बनता है। आपको इन्वेंट्री को स्टॉक में रखना है। इन्वेंट्री को अगर एक बार आपने बना दिया और बनाने के बाद अगर कस्टमर ने नहीं लिया, तो आपकी उस इन्वेंट्री की वैल्यू जीरो है। तो आपको कोई भी ऑर्डर आएगा, इट्स लाइक अ टेलर मेड प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इसको वोल्टेज को प्लस कर सकते हैं आप। अगर आपको 48 वोल्ट का बैटरी चाहिए है, तो मैं लिथियम में आपको सिंगल बैटरी 48 की दे दूंगा। लेकिन लीड एसिड में अगर आपको 48 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो आपको 12 वोल्ट की 4 बैटरी लेनी पड़ेगी। या 6 वोल्ट की आपको 8 6 48, आपको 6 वोल्ट की 8 बैटरी लेनी पड़ेगी। तो वो डिफरेंस है दोनों में। तो हमें जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर के अगेंस्ट में हम मटेरियल बनाते हैं। जो भी पेमेंट टर्म होते हैं कस्टमर टू कस्टमर, वो हम पेमेंट मिल जाता है, हम उनको बैटरी बना के दे देते हैं। आप यही एडवांस में ऑर्डर लेने की बात, वो भी एक आपको एडिशन दे देता हूँ कि एडवांस में ऑर्डर देने के लिए कस्टमर बैठा है, बट लिथियम एज अ कमोडिटी प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है। तो जब तक कस्टमर से पैसा नहीं आए और आपने अगर ऑर्डर एडवांस में ले लिया और फिर आप पुरानी रेट में अगर रेट बढ़ गए तो आपको नुकसान, रेट कम हो गए तो कस्टमर को पास ऑन करता पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑर्डर के ऊपर डिसाइड करते हैं। हमारे कोटेशन की वैलिडिटी बहुत शॉर्ट पीरियड रहती है, लाइक 7 डेज, 3 डेज, मैक्सिमम 15 दिन इन्वेंट्री, 15 दिन या इन्वेंट्री खत्म होने तक। तो उस बेसिस पे हम काम करते हैं। अब आपने छोटी बैटरी का जो क्वेश्चन पूछा था, तो छोटी बैटरी का बहुत वाइड एप्लीकेशन है। अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मैं पब्लिकली उस चीज को अगर मैं डिस्क्लोज करता हूँ, तो जहां पे हमारी किसी सेगमेंट में यूएसपी है वो खत्म हो जाएगी। तो हम स्टेशनरी सेगमेंट में काम करते हैं। जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों को हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा है, फाइनेंशियल्स में दिख रहा है। लेकिन कहाँ करते हैं और क्या बना के देते हैं,
वो अगर हम डिस्क्लोज कर देंगे सर आपको, तो फिर नेक्स्ट डे हमें पता चलेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी बैलेंस शीट भी दूसरों के बराबर आ जाएगी। तो संदीप जी, अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। मुझे बताइए कि सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज टेक्नोलॉजी इन आवर बिजनेस? लाइक अभी जो हम बैटरीज बना रहे हैं और जो पिछले 5 साल के पहले हम बनाते थे, सर हाउ हैज टेक्नोलॉजी मूव इन दीज 4-5 years? और सर आगे कितना इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी सेवी यहाँ पे रहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अभी हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज मार्केट में आ रही है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो इस बारे में एटीसी ने कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया है और हम लोग कितने कॉम्पिटेंट है इन यूजिंग टेक्नोलॉजी? सर टेक्नोलॉजी के लिए आप जो बात कर रहे हैं, लिथियम कोई नया प्रोडक्ट नहीं है दुनिया के लिए। सबसे पहले 92-93 में एरिक्सन मोबाइल ने लिथियम के बैटरी इनोवेट किए थे मोबाइल फोन में। अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी आरएनडी करनी है। तो आरएनडी हम अपने लेवल पे प्रोडक्ट की आरएनडी करते हैं। प्रोडक्ट इन द सेंस सेल लिथियम बैटरी का पूरी दुनिया को चाइना सप्लाई करता है, उसकी पीसीबी चाइना सप्लाई करता है। अब वो उसमें इतनी वैरायटी है सेल और पीसीबी में कि आप अगर सिर्फ वो सेल और पीसीबी की इन हाउस आरएनडी करते हो, तो आपको 2-2 3-3 साल तक, आपको अगर आप अपने लैब में रखते हो तो आपको 5-5 साल तक रिजल्ट लेने हैं। फील्ड में लेकर जाते हो तो 2-2 3-3 साल तक जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं होगा तो वो आपको आरएनडी करनी है। तो बहुत स्पेसिफिकली अगर मैं इसका आंसर आपको डिफाइन करूं, तो अगर हम कोई भी ये कहता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को हमने इनोवेट किया है, तो वो थोड़ा-सा गलत होगा। 5 साल हो गए हमें, प्रोडक्ट के ऊपर हम आरएनडी करते हैं, जिस प्रोडक्ट में हम कॉन्फिडेंट नहीं है या मार्केट जैसे 3 व्हीलर, 2 व्हीलर हो गए। 2 व्हीलर में हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं है कि इंडिया का मार्केट कॉम्पिटिटिव है। तो हम बीच-बीच में क्या करते हैं, हमारे जो सोर्सेज़ हैं, जो हमारी सप्लाई चेन है, हम उनको कुछ बैटरी दे देते हैं। रेट को हम कम कर देते हैं कि सर आप इसको यूज़ करिए 3 साल। 3 साल में क्या चैलेंजेस आएँगे हम उसको देखेंगे, हम आपको उसका सपोर्ट देंगे। फिर उसके बाद उसकी कमर्शियल सेल्स बंद कर देते हैं। तो इस जैसे 3 व्हीलर का एग्जांपल दिया, 2 व्हीलर का दिया, ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल में हम लोगों ने पिछले 5 सालों में दिया है, जिसमें हम लोग हर जगह पे हम लोग सैटिस्फाइड हैं। मेरे को आप एक बात बताइए, अभी जब हम अक्रॉस कैटेगरीज बैटरीज बनाते हैं, जैसे आपने बोला कि आप नॉन ऑटो एप्लीकेशन, स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए ज्यादातर बैटरीज बनाते हैं, तो सर हर बैटरी सेगमेंट का प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? क्या इट डज इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्डर, द रॉ मटेरियल कॉस्ट, कौन से टाइप का कस्टमर है? सर प्राइसिंग मोटा मोटी कैसे डिसाइड होता है? और सर इसमें मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने लिथियम के बारे में बोला कि लिथियम ज्यादातर इम्पोर्ट होता है। सर हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे होती है कि ऑर्डर मिला उसके बाद ही हम लिथियम को बुक करते हैं? डज इट वर्क लाइक दैट इन आवर कंपनी? सर 2 अलग-अलग चीज़ है, जैसे आपने अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कि इन्वेंटरी कैसे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास मार्जिन है, वहाँ पे हम लोग इन्वेंटरी को 6-6 8-8 महीने की इन्वेंटरी भरकर रखते हैं। तो जिससे हमारे पास ऑर्डर आए, हमें कस्टमर को इमीडिएट सप्लाई देनी है, बिकॉज़ वहाँ पे हमारे पास मार्जिन्स हैं। तो प्लस माइनस फ्लक्चुएशन है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो सब अकोमोडेट हो जाता है। और अगेन वही जैसे व्हीकल का मार्केट हो गया, व्हीकल का मार्केट बहुत कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है। तो वैसे मार्केट के अंदर अगर हम इन्वेंटरी को प्लान करके रखें और हम फिर आगे क्रेडिट देना है, तो वहाँ पे फिर इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं निकल पाती है। तो वो भी एक कारण है कि हम लोग 3 व्हीलर, 2 व्हीलर व्हीकल सेगमेंट में इसलिए अभी तक नहीं गए हैं, बिकॉज़ हमें फाइनेंस लेकर या ओवरबर्डन करके अपनी कॉस्ट को हाई नहीं करना है, जिससे मार्जिन्स और स्क्वीज हो जाए और फिर वारंटी देने में भी तकलीफ हो। तो डिपेंड है कि आप कौन से सेगमेंट में काम कर रहे हो, उस हिसाब से प्लस आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से आप प्लानिंग करते हो। और एक लास्ट चीज जो आपने कहा प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, तो लिथियम के प्राइसेस ऑन एन एवरेज पर किलोवाट पे डिसाइड होती है। आज आज के दिन लिथियम के जो इंटरनेशनल प्राइस चल रहे हैं, अगर मैं इंडियन रुपीस में उसको देखूं, तो लिथियम की प्राइसिंग करीब 7,000 रुपीज पर किलोवाट से लेकर आपको करीब करीब 25 से 30,000 रुपए पर किलोवाट तक की प्राइसिंग है। इतना बड़ा गैप है। ओके, ओके। तो नॉर्मली संदीप जी, मुझे यही पूछना है कि ये जो रॉ मटेरियल रिस्क होता है, ये प्राइस रिस्क होता है कि रॉ मटेरियल ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसको आप कैसे मैनेज करते हो? क्या थोड़ा बहुत हेजिंग होता है या टिपिकली आप जब ऑर्डर कंफर्म आता है कस्टमर से, तभी आप लिथियम उतना इन्वेंटरी में रखते हो? क्योंकि ये सबसे बड़ा वेरिएबल है इस धंधे में। अगर लिथियम के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ऑब्वियसली आपका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता होगा। तो हाउ डू यू मैनेज दिस क्रिटिकल रॉ मटेरियल फॉर योर बिजनेस? सर अगर आपने हमारी कंपनी की बैलेंस शीट देखी होगी, तो लास्ट लास्ट ईयर से पहले के जो 2 फाइनेंशियल ईयर थे, उसमें टर्नओवर वर्सेस प्रॉफिट का वेरिएशन दिखाई देगा। तो 2022-23 का जो साल था, वो लिथियम 2022-23 कैलेंडर ईयर जो था, वो इंटरनेशनली लिथियम के लिए बहुत वोलेटाइल था, बहुत हाई प्राइस गए हैं। 2024 कंपैरेटिवली एकदम स्टेबल गया है और 2025 का आज फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन वो प्राइसिंग एकदम ऐसे स्टेबलाइज हुए हैं कि आप आज के दिन लिथियम वर्सेस लीड एसिड को कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज 2022-23 में नहीं कर सकते थे। और जो कि आगे की जो ट्रेंड दिख रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेंड दिख रहे हैं, जो भारत सरकार देख रही है, तो भारत सरकार भी चाहती है कि लीड का कंजम्पशन
कम हो, लिथियम का कंजम्पशन बढ़े। तो कहीं ना कहीं लीड के प्राइस अपवर्ड ही जाएंगे और लिथियम के प्राइस स्टेबल रहेंगे। स्टेबल में बस फ्लक्चुएशन आपको ये आई, आपकी करेंसी वीक हो गई बिकॉज इंपोर्ट है, आपका कोई इंटरनेशनल वॉर हो गया या कहीं पे कोई चाइना के साथ हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब होते हैं, तो वो सब इम्पैक्ट सभी के ऊपर आएगा। वो एज अ बैटरी मैन्युफैक्चरर मेरे ऊपर अकेले पर नहीं आएगा या एटीसी पे नहीं आएगा सर, वो पूरे हिंदुस्तान में आएगा। अब आप बिजनेस तो कॉम्पिटिटिव ही होता है और कस्टमर इज ऑलवेज डिमांडिंग। सर ये क्लियर है कि जब रॉ मटेरियल का खर्चा कम होता है तभी सामने से डिमांड कस्टमर करेगा कि प्राइस कटवा लो, और जब प्राइस इंक्रीज होती है जैसे आपने बोला कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट टग ऑफ वॉर, व्हिच आई एप्रिशिएट। संदीप जी मुझे एक बात बताइए, अब ये थोड़ा सा नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन है। इतने सालों से हम लोग कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं सर, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स में प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस, व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि मार्केट में काफी और कॉम्पिटिटर्स तो होंगे ही जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे जैसे, लेकिन सर अगर हमको अपना एक ब्रांड डिफरेंशिएट करना है दूसरे कंपनीज के मुकाबले में, तो सर हम दूसरों के मुकाबले में काम बेहतर कैसे करते हैं? लाइक हाउ डू वी एंश्योर दैट द कस्टमर कम्स टू अस रेगुलरली, गिव्स अस रिपीट बिजनेस? सर 2-3 चीजें हमको बताइए जिससे आपने ऐसे सिस्टम डेवलप किए कि कस्टमर रिटेंशन भी होता है, बिजनेस भी बढ़ता है और हमारी क्वालिटी भी टॉप नॉच होती है। सर इफ यू कैन प्लीज शेयर। सर हम लोग आपने कहा कि कस्टमर कैसे रिटेन रखते हैं, क्या हमारी यूएसपी है, तो लेकिन हमारे पास जो 2007-8 से जो मार्केट है, हम उस वक्त इस मार्केट में एंटर किए जब लिथियम के लिए बहुत कम कंपटीशन थी। तो हमने वो सेगमेंट में काम किया है, आज भी कर रहे हैं। वो छोटे-छोटे इक्विपमेंट हैं, जो कि स्पेशलाइज़्ड इक्विपमेंट है या जनरलाइज़्ड इक्विपमेंट है। तो वो बिज़नेस हमारे पास इतने सालों का बिज़नेस रह गया, वो रिटेन है। और आज हम उसको पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसमें रिटेन रहें, बिकॉज़ हमारे पास वो सारे कस्टमर के लिए एक पास्ट एक्सपीरियंस हिस्ट्री बन गया है कि हमारे पास ये पिछले 15-17 साल से काम कर रहे हैं। क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है, जो कमिट कर रहे हैं वो दे रहे हैं, जो बिल ऑफ मटीरियल बना के देते हैं वो पूरा ऑनर कर रहे हैं। तो ये जो एक हमने बिज़नेस की जो एक इंटीग्रिटी है, बेसिक इंटीग्रिटी है, उसको हमने बनाए रखा है। बाकी इसमें और कुछ नया नहीं किया है सर। इसके अलावा कस्टमर हमारे पास रिपीट क्यों आए, तो अभी आप सेटिस्फाइड कस्टमर है, आप प्राइसिंग को प्लस माइनस कर दीजिए उनको रिटेन रखने के लिए, बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। तो कस्टमर आता भी है, कस्टमर जाता भी है, ऐसा नहीं कस्टमर नहीं जाता है, लेकिन कस्टमर चला जाएगा। अगर उसको खराब एक्सपीरियंस मिला तो वो फिर लौटता नहीं। खराब एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली 3 महीने 6 महीने बाद फिर से प्राइसिंग मांगेगा। अगर हम उसको रिवाइज करके दे देते हैं तो ठीक है, नहीं दे देते हैं फिर अगली बार मौका देते हैं। डिफरेंस अब आप पूछोगे उसमें क्या डिफरेंस है, तो सर अब जैसे मैंने आपको कहा रॉ मटेरियल के सिलेक्शन में हम लोग काफी टाइम से का है, बैटरी काफी टाइम से बना रहे हैं। तो आज हमें ये पता चल गया है कि हमें कौन सा बैटरी का रॉ मटेरियल किस मैन्युफैक्चर से लेना है। बैटरी का रॉ मटेरियल मतलब सेल हो गए, पीसीबी हो गए, कुछ स्पेशल उसके कनेक्टर है, पार्ट है, तो वो हमने खुद टेस्ट कर लिए इंडियन कंडीशन के हिसाब से। और आज अगर आप मुझे इंडिया में भी अगर कहो कि कश्मीर में मुझे एक बैटरी देनी है और सेम बैटरी मुझे अगर आपको नागपुर में यूज करनी है, तो मैं आपको कश्मीर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बना के दूंगा और नागपुर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बना के दूंगा। क्यों? वो दोनों की टेम्परेचर और एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो वहां पे आपको तो कहीं ना कहीं ये जो एक कॉम्पिटेंसी है या जो एक्सपर्टीज है, ये हमारी कंपनी को वक्त से आई है। संदीप जी अभी फाइनेंशियल्स के बारे में आते हैं। सर पिछले साल के नंबर मैं देख रहा था आपके प्रोस्पेक्टस में, सर FY24 के लिए हमने करीबन 11 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल करीबन 7.89 करोड़ था, और रेवेन्यू भी हमारा करीबन 51 करोड़ था, जो पिछले साल 33 करोड़ था। सर पहले तो मेरे को बताइए, ये जो इंप्रूवमेंट आया था 24 के लिए, ये बहुत वॉल्यूम वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन था कि अच्छे प्राइसेस भी मिले, रॉ मटेरियल खर्चे भी थोड़े कम थे, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो इट परकोलेटेड इन बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। और सर अभी जो करंट ईयर चल रहा है FY25 का, अभी तो हम लोग मार्च खत्म होने वाला है, सर जो भी ऑडिटेड नंबर है आपका, वो अगर आप शेयर करें हमारे इन्वेस्टर को कि कितना रेवेन्यू हो गया है, कितना प्रॉफिट हमने करंट ईयर में किया है, तो वो जरा हमको बताइए। सर आपने जो रेवेन्यू लॉस और प्रॉफिट लॉस का कहा, तो 23 वाला ईयर जैसे मैंने अपने पहले कम्युनिकेशन में कहा था कि प्राइसिंग बहुत सुपर डुपर हाई थे लिथियम के, तो कहीं ना कहीं आप प्राइसिंग बढ़ाए बगैर जब काम करोगे तो आपको वहां प्रॉफिट रिड्यूस होना है। दूसरा, प्राइसिंग बढ़ने की वजह से कुछ कस्टमर हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो पाए, बिजनेस लॉस रहा, और हमने भी उस चीज को पेशेंस में रखा। उसके बाद जो 51 का आपको रेवेन्यू दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो उस टाइम पे हमने ड्रोन का काम किया हुआ है। तो ड्रोन के हमने कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रोन की बैटरी बना के दिए थे, उसमें मार्जिन अच्छे थे, और प्लस हमने एक्सपोर्ट भी किया था अफ्रीका में। तो जिस कस्टमर को हमने अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया था, उसमें उस कस्टमर को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था, तो वहां हमने कुछ मार्जिन को रिटेन रख लिया। तो उस वजह से आपको टर्नओवर भी बढ़ा हुआ मिल रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ मिल रहा है। रही करंट फाइनेंशियल ईयर की बात, तो डेफिनेटली जो प्रीवियस 24 क्लोजिंग है उसके उससे थोड़े बेटर ही होंगे। अभी तक का जो एज ऑन डेट आज हम जो फर्स्ट क्वार्टर में बैठ के बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे बेटर ही होंगे। बिल्कुल, आई थिंक अच्छी बात है।
संदीप जी, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है सर, हम कंपनी का पब्लिक इश्यू करने वाले हैं, आईपीओ करने वाले हैं। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए कि बेसिकली हम पैसा क्यों रेज़ कर रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है पैसा रेज़ करने के लिए? और मोटा-मोटी कितना क कैपिटल हम मार्केट से उठाने वाले हैं? कुछ आइडिया अगर आपको? सर इस वक्त करीब हम लोग 65 करोड़ रुपए उठाने वाले हैं बाजार से। और जो एज पर जो सेबी गाइडलाइंस जितने परसेंटेज आपको डाइल्यूट करने हैं मिनिमम, उसी परसेंटेज में हम जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम हम आईपीओ में आ रहे हैं। हमारी पहले की कोई प्राइवेट इक्विटी नहीं है, फ्रेश इक्विटी हमने रिलीज की है इसके अंदर आईपीओ के लिए। और जो यूटिलाइजेशन है सर, प्योरली बिजनेस ग्रोथ के लिए यूटिलाइजेशन है। बिकॉज जो हम मार्केट जिस मार्केट को अभी तक केटर कर रहे हैं, वो हमारी एग्जिस्टिंग फंड उसी में रीयूज हो रही है, काम हो रही है। अब इससे आगे जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मुझे बड़े वॉल्यूम में चाहिए तो मुझे इंटरेस्ट फ्री पैसा चाहिए। अब इंटरेस्ट फ्री पैसा मुझे बैंक नहीं देगी। और अगर हमें खुद को कमा के री इन्वेस्ट करना है तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। तो जो पैसा बोरो करेंगे डेफिनेटली वो बिजनेस साइकिल में ही घूमने वाला है। और बिजनेस साइकिल में घुमाकर उसके टर्नओवर को भी इंक्रीज करना है, प्रॉफिट ग्रेजुअली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में जितना प्रॉफिट का पैटर्न है वो प्रॉफिट हमें भी मिलेगा। 60-65 करोड़ हम उठाने वाले हैं, ये ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल के लिए होगा या थोड़ा कैपेसिटी भी हम हमारी फैक्ट्री की बढ़ाएँगे, कुछ न एक्जिस्टिंग फैक्ट्री में कुछ नई मशीनें भी डालेंगे, कुछ कैपेक्स भी करने वाले हैं या ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा यूज़ होगा? नहीं सर, उसके अंदर है ना कैपेक्स भी है। कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन पिछले 2-3 साल से ऑन है। कोई भी आप बड़ी कॉर्पोरेट ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी मल्टीनेशनल या फॉर्च्यून कंपनी, हमारे कुछ फॉर्च्यून कंपनी के साथ में हम काफी टाइम से हम नेगोशिएशन में है। नेगोशिएशन इन सब हम उनकी सैंपलिंग कर चुके, हम उनके वेंडर की लिस्ट में भी आ चुके हैं। लेकिन अब काम शुरू करना है तो दे रिक्वायर्ड कैपिटल, लाइक क्रेडिट टर्म्स 30 डेज या 45 डेज एज पर एसएमई नॉर्म्स। तो वो क्रेडिट हम आपको देने के लिए इस वक्त केपेबल नहीं है। हमारी इन्वेंट्री जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में लगी है। उसमें से अगर हम पैसा निकालेंगे तो एग्जिस्टिंग बिजनेस हमारा खराब होगा। तो ये सारे बिजनेस ग्रोथ के लिए आप उसको अलग अलग हेडिंग में हमने उसको शो किया है। और उस हेडिंग में हमको उसको इन्वेस्ट करके आगे बढ़ाना है काम। ओके, ओके। नहीं, समझ गया। संदीप जी, अभी आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, तो मोटा-मोटी सर एवरेज हमारा हमारा जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस है, वहाँ पे सर हमारा एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा है? उसके बारे में ज़रा बताइए। सर अभी तो हम लोग जो मार्जिन वाला काम कर रहे हैं उसमें हमारा 1.5 साइकिल है साल का। बिकॉज हम अच्छा, मार्जिन लेकर काम कर रहे हैं। एक साल में सिर्फ 1.5 बार घूमती है। अच्छा, ओके, ओके। बिकॉज उसमें और मार्जिन का है इन्वेंट्री। अब अगर हमको बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ काम करना है तो उस केस में हमारे पैसे की साइकिल 4 महीने में एक बार घूमेगी। ओके, समझ गया। ठीक है, ओके, ठीक। एटलीस्ट 3 से 4 बार हम उसको, मैक्सिमम हम 4 बार उसको टर्न अराउंड कर पाएंगे, मिनिमम 3 बार करते हैं। और संदीप जी, अभी आखिरी सवाल। सर हमारे धंधे में आपने काफ़ी साइकिल भी देखी होंगी, हमने कोविड देखा है, जैसे आपने बोला कोविड के टाइम पे काफ़ी चैलेंजिंग था हमारी कंपनी के लिए। सर सबसे बड़ा रिस्क हमारे बिज़नेस में क्या है? व्हाट इज़ इट? इज़ इट द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी या एग्जीक्यूशन या टाइम पे प्रोडक्ट कस्टमर को पहुँचना चाहिए या सर्विस के या क्वालिटी के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं? सर आपने इतना काम इस सेक्टर में किया है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क हमारे धंधे में क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, रेंट, है? ओके, तो ये तीनों है। ये तीनों है सर। बाकी आप मैनेज कर सकते हो। हमारे पास हमारी कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज अपनी है। ओके, ओके। तो दोनों बेसिकली फैक्ट्री ये पोस्ट आईपीओ हम रेंट फ्री है, इंटरेस्ट फ्री है। तो उस वो जब जब आपके पास रेंट नहीं देना है, इंटरेस्ट नहीं देना है, तो आपको सिर्फ लेबर और इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी तब लगेगा सर जब आपके पास काम है। और लेबर, आप स्किल्ड लेबर को अगर आप रिटेन करते हो तो वो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। और आपके पास लाइबिलिटी कम है तो आप उसको ऐसे एसेट डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा सर इट्स इट्स लाइक कमोडिटी सर। आप कितना भी लाके रखो, इंटरेस्ट लॉस होगा, क्वालिटी लॉस होगा। तो वो सबके अलग अलग हैं। बट मेरे हिसाब से बस ये 3 फैक्टर हैं सर जो मैंने बताया, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट और रेंट। बिल्कुल। आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से सर आपने हमको समझाया, तो सर संदीप जी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर इट वाज़ अ प्लेज़र टू टॉक टू यू। और सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेज़ और सर पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मच।